जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं त्रिभुज यानी ट्रिंगल्स जो आपके एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसा क्वेश्चन करा रहा हूं या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या तो इसी पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चनों का तरीका मालूम करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप उस रूल को समझ जाएंगे ना तो एग्जाम में आसानी से आप इस चैप्टर से 12 नंबर पा जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर चैप्टर वाइज आपका तैयारी कराया जा रहा है मैथ का। वैसे तो पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है मैथ का, इस चैनल पर अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए किस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है इस चैप्टर के अंतर्गत, बने रहिए, मैं आपको बताता हूं। इसमें मैं आपको 7 क्वेश्चन कराऊंगा और 7 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और दोस्तों मैं बता दूं त्रिभुज के अंतर्गत आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है जिसको अपने से आपको तैयारी करना होगा। ध्यान दीजिए, त्रिभुज के अंतर्गत समरूप त्रिभुज की परिभाषा पूछा जा सकता है। सुन रहे हैं ना आप, ध्यान से सुनिए, क्या पूछा जाएगा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा या समरूप त्रिभुज की उदाहरण या समरूप त्रिभुज की प्रति उदाहरण। ये 3 चीजें पूछी जाएंगी त्रिभुज के अंतर्गत, और अन्य जो चीजें पूछी जाएंगी मैं उसी को कराने वाला हूं। अन्य टॉपिक जो होगा जैसे कि रचनाएं, तो रचनाएं मैं आपको इसमें 1-2 करा दे रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं, और बाकी आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने बुक से या किसी गाइड से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आएगा, लेकिन जैसा मैं यहाँ पे करा रहा हूं फंसने वाला एग्जाम में पक्का फंसेगा। बस आप ध्यान से देखो, अच्छे से तैयार करो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को तैयार कराते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया उसके आधार पर आपको बताते। देखिए इसके अंतर्गत आप इससे एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। ठीक है, एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, वो किस तरीके से आ सकता है इस बार ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं पेपर आपको यहाँ पे जो सॉल्व कराता हूँ, क्वेश्चन जो सॉल्व कराता हूँ, पेपर में जो पूछे जाने का चांस होता है उसके अनुसार सॉल्व कराता हूँ। क्यों, अब आप बोलो कैसे सर, आपको पता कैसे है कि यही चांस है। देखिए मैं कम से कम 8 या 10 साल पहले के पेपरों को उठाता हूं और आज से लेकर जो इसके पहले बोर्ड पर एग्जाम करा दिया गया उसको लेकर उसके 8-10 साल पहले के बोर्ड एग्जाम के पेपरों को सबको मिलाता हूं, देखता हूं किस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आधार पर ये सभी क्वेश्चन कराया जाता है। देखिए मैथ में यही होता है कि रूल पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे दिया रहता है या तो उसी पे आधार पे आता है और या तो फिर थोड़ा सा चेंज करेगा। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर आप कमेंट में बोलोगे तो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, 100 में 100 कैसे लाएं, किस तरीके से तैयारी करें कि अच्छा नंबर उठे, इस पर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। लिखना है एस लिखकर कमेंट करिए। अगर बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट रहेगा कि हाँ सर बनाइए तो पक्का है मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर देखिए, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप में आमाप समान हो कहलाती हैं। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन आप आसानी से अपने आप ही हल कर लोगे। देखो बोल क्या रहा है, पहले देखो आप, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो, आकार का मतलब क्या, उनका नाप जो क्या हो समान हो, परंतु आवश्यक रूप में अमाप समान हो। अमाप क्या होना चाहिए, उसका आकार तो समान है लेकिन उसका क्या है, अमाप समान हो। ठीक है, जैसे देखिए कैसे, जैसे मैंने मान लिया एक समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये इतना बड़ा है और एक थोड़ा सा मैंने और बड़ा ले लिया, तो इसका आकार तो समान है। आकार समान का मतलब ये भी समरूप है, ये भी समरूप है। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिनके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, या समबाहु कह लीजिए, इनका समरूप है, यानी क्या होना चाहिए, अमाप समान हो और आकार भी समान हो। इनका अमाप यानी छोटा बड़ा क्या हो, समान हो, तो वो कहलाएंगी क्या, समरूप आकृतियां। क्या कहलाती दोस्तों, सर्वांगसम तो कहलाएंगी नहीं, समान आकृति तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि इसका अमाप समान है तो समान तो हो ही नहीं सकता। तो बच रहा है समरूप आकृतियां, इसको आप सही कर दीजिएगा। सममिति आकृतियां जी नहीं, सममित आकृतियां तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको गलत कर दीजिए। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का सी, समरूप आकृतियां। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरे में बोल रखा है चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज हैं
तो कोण AEF बराबर होगा। आप किसके बराबर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान देते हैं। देखिए बोला है त्रिभुज ABC, तो पहले देखिए यहां से A है, ये B है, ये C है, यही त्रिभुज ABC आपका है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है त्रिभुज AEF समरूप है, यानी AEF, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, एक ऊपर से यहां तक ऊपर बन रहा है, फिर यहां नीचे बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। समरूप है तो कोण AEF, देखिए A और कहां E, हाँ AEF, जो ये कोण होगा, देखिए कोण क्या ले रहा है, E ले रहा है, A से जा रहा है, E ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि कोण AEF जो है वो किसके बराबर होगा, तो कोण जो AEF है वो किसके बराबर होगा, देखिए वो हो जाएगा, इसे तिरछे में आइएगा, जैसे A से E तक जा रहा है तो ऐसे हम A से क्या आएंगे, B तक, तो ABC, तो कोण कौन सा हो जाएगा, ABC। जब भी कोण की बराबर की बात करेगा, समरूप की बात करेगा, तो जैसे आप ये देखिए इस लकीर को, इस भुजा को मिलाइएगा कि कौन सा किसके सीधा है। जैसे अब यही बोलता AFE, तो हम जब अगला को समरूप बनाते तो ACB बनाते, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे AEF दिया है तो ABC हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण हमेशा होगा, ठीक है। तो बीच में क्या था, इसमें क्या था, समरूप त्रिभुज कोण AE, तो E बीच में था, तो अर्थात जब इसको बनाएंगे तो AB, तो B बीच में आएगा, अर्थात यही क्या हो जाएगा, ABC, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में बोल रखा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये बहुविकल्पी के रूप में दिया है, अति लघुत्तरी के रूप में भी दे सकता है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ऑप्शन बताने के लिए डायरेक्ट सॉल्व करा दूं, लेकिन ध्यान दीजिए, आपको मान लीजिए आपके एग्जाम में अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछ लेगा, तब कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। बोला यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। क्षेत्रफलों में अनुपात बोला है, तो आपको पता होगा एक फार्मूला, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे संगत भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा संगत भुजाएं। जब अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आएगा तो आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो। जैसे दे देगा संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा, अर्थात संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप लिख सकते हैं, सॉरी समरूप है ना, समरूप त्रिभुज बोला है तो समरूप लिखिए यहाँ पे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, यहां आप लिखते हैं क्षेत्रफलों में या क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजा क्या है, 2/3, ये अनुपात का मतलब बटे में, ठीक है। वर्गों का अनुपात, वर्ग का मतलब इस पे लग जाएगा स्क्वायर। इस संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह क्या होता है दोस्तों, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। अगर अनुपात में चेंज करेंगे तो 4 अनुपात कितना आएगा, 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर मुझे यहाँ पे सी दिख रहा है, तो आप राइट कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को 4:9 में, ठीक है दोस्तों। समझ में आया यहाँ तक, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, नहीं थोड़ा सा भी चूक होगा तो आप जान लीजिए एग्जाम में कुछ ना कुछ चूक कर देंगे। तो जैसा मैं तैयारी करा रहा हूं, मेरा बात मानकर चलिए, मेरे अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करते हैं तो 90% प्लस रिजल्ट आपका कहीं नहीं गया है। 90% के ऊपर ही रिजल्ट बनेगा। जितना मैं तैयारी करा रहा हूं, अगर आप उतना ही तैयारी करके जाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप अपने से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे ना तो और कुछ एक्स्ट्रा करके ही आओगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए बोला है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज
होगा। अब कैसा त्रिभुज होगा ये आपको बताना है। जब त्रिभुज में 3 भुजाएं दी रहें और आपसे पूछ ले त्रिभुज का नाम कौन सा त्रिभुज है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। बात क्या है, जैसा कि आपको पता है त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर ये सॉल्व करने के अंतर्गत आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक त्रिभुज है किसी भी प्रकार का, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई, 7, 9 और कितना 13। तो त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रहा है मुझे, 13 जो है इसका वर्ग जो होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए 7 का वर्ग करेंगे और योग फिर क्या करेंगे 9 का वर्ग, ठीक है, समझ में आ रहा है। 13 13 में 169, 7 7 49 और प्लस यहाँ पे करेंगे 9 9 81, ठीक है। तो 169 ऐसा ही रहेगा, 79 और 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130। तो अब देखिए जो बड़ा भुजा है उसके बराबर नहीं आया है। नहीं आने का मतलब ये 169 क्या है, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन ये बड़ा है। तो बड़ा है यार, इसका मतलब कौन सा कोण हो सकता है, न्यून कोण, जी नहीं, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए। सम कोण का मतलब 90 अंश होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा है। तो ज्यादा होने का मतलब अधिक कोण, 90 अंश से जब ज्यादा है तो कौन सा कोण होगा, इसका मान 90 अंश से ज्यादा है तो कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। कुछ समझ में आया? किस तरीके से अगर कोण पूछ लिया जाए कि कौन सा कोणी है, न्यून कोणी है या अधिक कोणी है या समकोणी है, तो आप क्या बताओगे, इस तरीके से तीनों भुजाओं को आप ज्ञात करिएगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 2 छोटी छोटी जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग करिएगा। उसके बाद देखिएगा किसके अंतर्गत आता है। अगर यही 90 अंश से मान कम होता तो हम क्या कर देते, न्यून कोण को राइट कर देते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। चलिए, बोल रखा है इसमें, निम्न आकृति में यदि P समानांतर PQ समानांतर RS या समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया है और सिद्ध करने के बाद देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, डट कर आपको सॉल्व करना, एकदम आसान सा तरीका बताने वाला हूं, आप भी मस्त हो जाओगे कि सर ने क्या बताया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं सब अपने नोटबुक में आप लिखते चलिए और इसी के अनुसार तैयारी भी करिएगा। देखिए बोला है, निम्न आकृति में यदि PQ समानांतर है या समांतर है, कह लीजिए किसके, RS के, अर्थात जो ये भुजा है वह किसके समांतर है, इस भुजा के। तो आप यहां पे सबसे पहले लिखिएगा दिया है। अब क्या क्या दिया है, PQ भुजा जो है वह समांतर है RS के या समानांतर है RS के। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, चलिए इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज POQ जो है समरूप है त्रिभुज SOR के, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम जब ऐसे समरूप की बात करता है सिद्ध करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एकांतर कोणों को लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे एकांतर कोण यहाँ पे क्या हम ले एकांतर मतलब एक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे कोण P लेंगे तो कोण S, यही देखिए एकांतर है, एक सीधी रेखा में है ना, तो यही इसका एकांतर होगा, तो अर्थात कोण S। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण P जो होगा वो बराबर होगा कोण S के, क्योंकि एक दूसरे के तो समरूप ही हैं। समरूप का मतलब P, देखिए POQ और ये देखिए ये SOR, ये दोनों त्रिभुज यहां से देखा जाए तो अलग अलग, त्रिभुज यहां से बन रहा है और एक त्रिभुज यहां से बन रहा है। ठीक है, तो अलग अलग बन रहा है, तो एक त्रिभुज इधर हो रहा है, एक त्रिभुज इधर हो रहा है, तो समरूप हो रहा है। तो कहने का जब समरूप है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, और समरूप में यहाँ पे देखिए जब तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है तो जो कोण P होगा वही कोण S होगा। तो कोण P बराबर कोण S, हमें तो पता है कि ये भी क्या होगा, जो मान होगा ये भी वही मान होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, आप कोण P बराबर कोण S कर दीजिएगा, उसके बाद कोण Q बराबर कोण क्या कर देंगे, R कर देंगे, ये भी एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण Q बराबर कोण
आर कर दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये एकांतर है। अब देखिए जब इसका कोण बराबर आ रहा है तो इसका शीर्षाभिमुख भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब शीर्षाभिमुख बराबर होगा तो शीर्षाभिमुख कोण निकालेंगे, अर्थात क्या, कोण POQ बराबर हो जाएगा कोण, क्या देखिए PO, हम O को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां भी शीर्षाभिमुख O होगा, तो अर्थात हम लिख सकते हैं SOR। तो कोण SOR आपस में क्या होगा, बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये एकांतर कोण बराबर हो रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होने का मतलब एक दूसरे के समरूप है, प्रूव करना था। तो लिखिए त्रिभुज जो क्या POQ ये क्या है, समरूप है, यानी एक ही आकार के हैं, एक ही जैसे हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज SOR लिख दीजिएगा। यही आपको प्रूव्ड करना था। यहां ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बच्चे यहां पर कोणों को ही नहीं समझ पाते किस तरीके से लेना है, ठीक है। जब भी ऐसे समानांतर देकर क्वेश्चन बोलेगा और समरूप सिद्ध करने के लिए बोलेगा, चित्र आपका दिया रहेगा, ठीक है। तो चित्र दिया रहेगा तो पहले आप एकांतर कोण को बराबर करिएगा, फिर यहां पे शीर्षाभिमुख कोण को बराबर करके यहां पे समानांतर कर दीजिएगा, नहीं समरूप कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रूव्ड हुआ। अब कैसे प्रूव्ड हुआ इसका तरीका भी मालूम होना चाहिए। देखिए जैसे देखिए कुछ तरीके से प्रूव्ड हुआ, कोण 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 कोण, यानी कोण कोण से बराबर, अर्थात हम लिख सकते हैं एंगल एंगल एंगल। समरूपता से ये क्या हुआ है, प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। एंगल का मतलब कोण कोण कोण, ठीक है। कोण कोण को लेकर ये प्रूव्ड हुआ है, न कि भुजाओं को बराबर मानकर। ये कोणों को बराबर मानकर प्रूव्ड किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और आप अपने नोटबुक में इसे लिख भी रहे हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, चित्र में DE समानांतर है BC के और AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 10.5 सेंटीमीटर हो तो DE की माप ज्ञात कीजिए। इसकी माप आपसे बोला है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद जब भी आप त्रिभुज का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो पहले दिया जो है उसको आप लिख लीजिएगा। दिया क्या है, DE समानांतर है किसके, BC के। तो आप यहां पर लिखिए DE समानांतर है BC के या समांतर है BC के। और क्या दिया है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर। चित्र तो आपको बगल में दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है। और DB बराबर, चित्र क्वेश्चन में ही दिया था इसलिए मैंने बना दिया है, ठीक है। DB बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दिया है, BC बराबर 10.5 सेंटीमीटर। कभी कभी ऐसे मान दे देते हैं, चित्र नहीं दिया रहता, तो चित्र आपको अपने से बनाना होता है, ठीक है। अब DE की माप हमें बतानी है, DE की माप हमें बताना, अर्थात क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका चित्र बनेगा जो मैंने यहाँ पे चित्र बना रखा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है त्रिभुज ABC, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से हम हल कर रहे हैं तो मान जो दिया था उसको लिख लिए हैं। त्रिभुज जो है ABC अगर देखा जाए तो त्रिभुज ADE के समरूप है। क्या है, समरूप है। त्रिभुज ADE के समरूप है। ये भी एक समरूप त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक एक भी यहाँ से त्रिभुज दिख रहा है। तो अर्थात एक दूसरे के यहाँ क्या है, समरूप है। जब त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो आपको पता है समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा अर्थात AB। तो यहां पे लिखेंगे AB अनुपात क्या, छोटी भुजा क्या हो जाएगा, AD। ऐसे ही अनुपातों को निकाला जाता है जब समरूप होता है। फिर उसके बाद AC सबसे बड़ी भुजा, या तो आप कर दीजिए यहाँ पे देखिए, सॉरी AC का मान नहीं दिया, BC का दिया है। तो सबसे बड़ी भुजा अब हम BC लेंगे, हमें BC तो यहाँ मानना चाहिए तो मैंने इधर मान दिया, उसके लिए सॉरी। तो आप तब भी सही चित्र सही है, कोई चित्र में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो। तो सबसे पहले आप लिख दो क्या, जब इसको अनुपात लोगे तो ये मान रखोगे और क्या, तो आप यहां पे लिखो क्या, सबसे बड़ी भुजा BC जो मान दिया है और सबसे छोटी भुजा क्या है, DE। और यही DE आपसे पूछा गया, ठीक है। इतना सॉल्व तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखा जाए तो
ए बी आप देखिए मान इसका दिया गया है, कहाँ पे दिया है ए बी का, ए बी हम देखें तो यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू क्या है, ए बी है। तो इसको आप जोड़ दीजिए, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। यानी हम इसको लिखेंगे 3 + 4, ऊपर और नीचे ए डी है, तो ए और डी कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 रखिए बराबर बी सी। तो बी सी की पूरी दूरी कितनी है, 10.5। तो यहाँ पे हम रखेंगे 10.5 अपान डी, तो हमें ज्ञात ही करना है, तो डी ज्ञात करना है, तो इधर कर दीजिए क्या, क्वेश्चन मार्क। ऊपर 4 3 कितना हो जाएगा, 7/4 बराबर ऊपर कितना है, 10.5/डी। ठीक है, अब इसका हम कर लेंगे क्या, गुणा। तो डी का साथ में करेंगे तो 7 इंटू क्या आएगा, डी आ जाएगा, 4 का इसमें करेंगे तो 4 पंचे 20, या ऐसे लिख सकते हैं 10.5 गुणते 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बगल में हम यहां पर जब ज्ञात करेंगे डीई बराबर, तो डीई बराबर निकालेंगे 7 को बटे में कर देंगे, तो पहले आप क्या लिखेंगे 10.5 गुणते 4/7। तो यहाँ पे डीई बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 0 में 0 के यहाँ 2 हासिल, यहाँ पे देखिए हाँ 2 हासिल वही उतर गया, 4 दूनी 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक अंक पे दशमलव था, दशमलव कर दीजिए, नीचे 7 है 7, तो 60 से काटेंगे 7 छक्के 42, और दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होता है, 0 लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो 7 छक्के 42, 6.0 आएगा, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होता, अर्थात 6 सेंटीमीटर ये डी की दूरी निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी की माप हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसे आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि यह आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ के जाइएगा, और यही आपके एग्जाम में ना फंसा तो मुझे कहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो फंसना ही फंसना है, बस आपको क्या करना है, देख लेना है, 5 मिनट रुक के वीडियो को, और देख लिए तो समझ लीजिए ये 7 नंबर 8 नंबर का अकेले क्वेश्चन आएगा, और 7 8 नंबर आपको अकेले देख के चला जाएगा, सिर्फ अकेला क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन आपके लिए जादू है। अब देखिए दोस्तों, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। देख लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, एकदम सेम टू सेम, इससे हटकर भी नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है, इस बार देख लीजिएगा। तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, और ये इस बार आएगा ही आएगा। देखिए बोल क्या रखा है, सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। पहले आपको चित्र बनाना होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन त्रिभुज के दिए जाएं तो सबसे पहले देखिए इसमें चित्र दिया नहीं है, तो हम चित्र बनाते हैं। दिया सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइएगा। चलिए हम यहां पर बनाते हैं ये त्रिभुज। ठीक है, जब भी बनाइएगा इसी प्रकार से आप त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है, एक त्रिभुज हमने बना लिया, और इसकी भुजाओं को मैंने मान दिया ए, एक का मान दिया बी, एक का मान दिया सी। फिर बोल रहा है एक भुजा के समानांतर, तो इसके भुजा के समानांतर ले लीजिए, चाहे इसके भुजा के समानांतर ले लीजिए, चाहे इसके भुजा के समानांतर ले लीजिए, किसी भी भुजा के समानांतर आप ले लीजिए अन्य 2 भुजाओं। तो एक भुजा मैंने यहां पे किया, ठीक है, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है, अर्थात एक यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक मान लीजिए कुछ इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने मान दिया 2 भुजाएं इस रेखा को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रतिच्छेद कर रही हैं, करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो इसको प्रतिच्छेद करने के लिए मैंने क्या किया, एक रेखा खींच दिया, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो जो अन्य 2 भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं। बस यही आपको चित्र बना देना है, अब इसको प्रूव्ड करके बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से प्रूव्ड होगा ध्यान दीजिए। ए बी सी मैंने मान ही दिया है, अब इसको मान देते हैं, इसको डी, इसको मान देते हैं ई, और इसको अपने से मान दीजिए एफ या चलिए एच मान देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मान देते हैं क्या, एच। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से चित्र बन के कुछ तैयार हो रहा है। चलिए हल कर दे। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कुछ थियरी मॉडल लिखना होता है। लिखना क्या होता है मैं आपको बताता हूं, एकदम आसान सा तरीका। सबसे पहले आप यहां पे लिखिए ज्ञात है, यानी मालूम है या ज्ञात है। ठीक है, तो ज्ञात क्या है, अगर देखें त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यहां पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, में अगर हम देखें यहां पे लिखिए में,
ठीक है। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो जो DE है वो भुजा BC के क्या है, समानांतर है। अर्थात हम लिख सकते हैं में DE भुजा जो है, ठीक है, DE भुजा जो है वह BC के क्या है, समानांतर है। क्लियर हो गया। उसके बाद समानांतर है, आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखें अगर हम जो ये DE है वह क्या है, AB के, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये DE है वो AB तथा AC को क्रमशः क्या कर रहा है, D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है। तो आप लिखिए यहाँ पर रेखा DE, ठीक है, इस तरीके से लिखिए रेखा जो DE है वह क्या कर रहा है, वो AB, देखिए ये पूरी भुजा क्या है आपका AB तथा और ये पूरी भुजा क्या है AC, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिए AB तथा AC को क्या कर रहा है, क्रमशः, यहाँ पे लिखिए क्रमशः मतलब लगातार, ठीक है। क्रमशः पहले देखिए AB, तो AB को किस पर काट रहा है, ये D बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ लिखिए D और लिखिए AC, तो AC पर किस बिंदु पर काट रहा है, E बिंदु पर, तो लिखिए E बिंदुओं पर काटता है या काटती है, ठीक है। जो ये रेखा है DE वो क्या कर रहा है, D और E बिंदुओं पर काटती है। किसको काटती है, AB भुजा और AC भुजा को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए काटती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए चित्र से ही सब कुछ निकालना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या लिखोगे, अब आपको लिखना है क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। अब आपको लिखना है सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, बोला है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले आप चित्र पे आइए। चित्र पे आएंगे तो ध्यान दीजिएगा ये सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात, फिर सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहा है तो यही आपको प्रूव्ड करना है। अर्थात हम लिख सकते हैं AD, ठीक है, AD अनुपात क्या DB, ठीक है। DB इसको प्रूव्ड करना है किसके बराबर, AE भुजा, ठीक है। AE भुजा जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, AE भुजा जो होगा वो EC का क्या होगा, दूसरे के वो अनुपातिक होगा। तो ये हमें प्रूव्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, इसको आप जैसे भी करके पढ़ के जाना है आपको इसको। अब ध्यान दो दोस्तों, अब यहाँ पर निकाल लेना है रचना। क्या निकाल लेना है, रचना। ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर के ऊपर ही आएगा, उससे कम तो आएगा ही नहीं, इतना याद रखिएगा। तो रचना में क्या लिखोगे, आइए चित्र को देखते हैं फिर से। रचना में देखा जाए तो हम क्या करते हैं, पहले C और D को मिलाते हैं, यहां से डॉट डॉट। अपने रचना में कुछ अपने से एक एक्स्ट्रा करना होता है, तो यहां से इसको मिलाइए C और D को, ठीक है। रचना में लिखिए CD और यहाँ पे लिख दीजिए B और E, तो यहाँ पे B और E को भी मिला दीजिए, ठीक है। CD और BE को मिलाया, क्या किया, मिलाया। किससे मिलाया, मिलाया, और जो E है उसको हमने एक रेखा खींचा, क्या दोस्तों, AD को। जो E है देखिए E से मैंने क्या किया, AD पर एक लंब खींचा है। तो यहाँ इसी तरीके से लिख सकते हैं, रचना मैंने जो किया यहाँ पे एक लंब खींचा है। तो रचना CD और BE को मिलाया और क्या किया, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AD किया। तो आप यहाँ पे लिख दो मिलाया और लिखो, हाँ, और क्या किया, E से क्या किया दोस्तों, AD पर, क्या किया, E से AD पर, क्योंकि यहाँ भुजा AD है, E से AD पर क्या किया दोस्तों, लंब मैंने खींचा, और लंब क्या है, EH है, ठीक है। तो लंब क्या लिखिए, EH खींचा। इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब खींचा, तो अब हमें रचना के बाद उपपत्ति भी चाहिए, तो उपपत्ति निकाल लीजिए। उपपत्ति कैसे मिलता है, ध्यान दीजिएगा। जो उपपत्ति यही होता है जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था जो ये DE भुजा है वह क्या है, BC के समानांतर है। तो यहाँ पे लिखिए DE भुजा जो है वह समानांतर है किसके, BC के, ठीक है। तो ये उपपत्ति हो गया। अब चलिए, अब मैटर होगा सॉल्व। तो चलिए अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आसान से तरीके में। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर देखें तो चूंकि हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा चित्र पे फिर से आते हैं। चित्र पे ध्यान दीजिए, समझाना पड़ता है बार बार चित्र को लेकर। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ले लें, देखिए D, B और E, ये एक हमने क्या किया है, एक त्रिभुज माना है, ठीक है। यहाँ पे D, B, E को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज D, B,
ई क्या होगा, इसलिए डी बी ई किसके बराबर हो, हम मान लेते हैं डी बी ई का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि बीच में मैंने प्रतिच्छेद किया है, क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो सकता है, डी बी क्या लिया मैंने दोस्तों, ई। अब हम ले सकते हैं डी सी ई, तो इस क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है, लिख सकते हैं त्रिभुज डी सी ई के या ई का क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको आप बराबर होगा तो आप यहाँ पे रहने दीजिए सेम टू सेम, ठीक है, इसको बराबर कर दीजिए। तो एक दूसरे के ये बराबर होगा तो अर्थात ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो बराबर हो रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में यह त्रिभुज है। तो जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में यह त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज जो होगा ए डी ई, कौन सा, ए डी ई का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, चित्र पे आते हैं, ए डी और ई का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा का अनुपात करके हम यहाँ पे प्रूव्ड कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात क्या होता है, 1/2 फिर इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार मान लीजिए क्या है आपका ए डी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी फिर इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई, और ये क्या हो जाएगा, इसका लंब खींचे हैं यानी लंब लिख लीजिए, ई एच हो जाएगा, ठीक है। आधार इंटू लंब लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, अभी आपने निकाला ए डी ई का क्षेत्रफल, अब निकाल सकते हैं ए बी और ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 फिर इंटू आधार, तो आधार यहाँ पर अब हो जाएगा हमारा डी और बी, क्योंकि हम यहाँ से त्रिभुज को ले रहे हैं इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा डी बी इंटू फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब ई एच, क्योंकि लंब हमारा ई एच ही पड़ा है इस पर भी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो अब क्या करते हैं, बड़ी भुजा और दोनों भुजा का हम यहाँ पे निकाल लेंगे अनुपात, ठीक है। तो अनुपात निकालेंगे अर्थात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में निकालेंगे 1/2 गुणते ए डी इंटू ई एच, ये किसका क्षेत्रफल हो जा रहा है, ए डी ई का क्षेत्रफल। अब हम ए बी ई का क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एच। तो यहाँ देखिए ई एच से ई एच 1/2 से 1/2 कट के बराबर में क्या बच जाएगा, ए डी अपान डी बी, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण हमें मिल जा रहा है फर्स्ट, एक समीकरण हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या मिल गया हमें, पूरा कटने के बाद ए डी अपान डी बी। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या, त्रिभुज ए डी ई जो है, ई डी और हम ले त्रिभुज और ले लेते हैं ऊपर, यहाँ पे आपको चित्र दिखा नहीं सकते क्योंकि नीचे आ गया बहुत। अब त्रिभुज डी सी ई को लेकर हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एक लेकर हम सिद्ध कर सकते हैं, इसको सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, इस तरीके से लिख दीजिए, सकता है, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार जिस तरीके से यहाँ पे मैंने अनुपात निकाला है उसी तरीके से हम यहाँ इन त्रिभुजों को भी लेकर अनुपात निकालेंगे। तो अब निकालना नहीं है, एग्जाम में सीधा यही लिख देना है, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी सी ई को लेकर सिद्ध किया जा सकता है कि क्या। अब हम लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे यहाँ पे ए डी ई लिखिएगा, ठीक है, बटे त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, इस तरीके से लिखेंगे। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर हमें मिल जाएगा क्या, ए ई, जब उसका क्षेत्र, इसी प्रकार सेम समीकरण बनाना है, ठीक है। तो अब समीकरण यहाँ पे बनाकर मैं बार बार आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि सेम जब जैसे यहाँ पे पूरा बनाएंगे तो ए ई सी निकला कट कर, जैसे यहाँ पे ई एच कटा 1/2 कटा, उसी प्रकार उसमें भी 1/2 कटेगा। और यहाँ पे देखिए डी, अब त्रिभुज यहाँ से एक बार चित्र पे आते हैं, ठीक है, देखिए एक बार फिर समझ जाएंगे आप अच्छे से। देखिए चित्र ये है आपका ना,
तो जिस तरीके से आपने इधर से एक बार लेके हल किया है, अब एक बार हम इधर से लेकर हल करेंगे, त्रिभुज को एक बार इधर से मानेंगे, तब लंब ये बनेगा। ठीक है, इधर से त्रिभुज लेकर हल करिएगा, एक बार लंब इधर बनेगा, फिर एक बार ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हल करिएगा, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो जो सेम टू सेम जो मैं करा रहा हूँ उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समीकरण मान लीजिए सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम यहाँ पे आंसर कर देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो फर्स्ट क्या है, AD, क्या है, AD अपान DB। तो यहाँ लिखिए AD अपान DB बराबर क्या निकलेगा, AE अपान EC। यही तो हमें प्रूव्ड भी करना था और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरे कोर्स की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो दोस्तों छोड़कर इसको कहीं मत जाइएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।